हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। हम कर रहे थे सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी, जिसमें मैं आपको सीडीपी का कोर्स करा रही थी। आज फिर हम एक नए लेक्चर के साथ यहाँ पे हैं, तो उसी तैयारी को कंटिन्यू करते हुए आइए हम आज का टॉपिक पढ़ें। तो आज का टॉपिक है इंटेलिजेंस, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, बुद्धि। तो हम आज जानेंगे बुद्धि क्या होती है, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के बारे में क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो सारी बातें जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जी हाँ, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वही यहाँ पे सारी बातें होंगी। ठीक है, तो आप अंत तक जुड़े रहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मीनिंग बता दूं कि इंटेलिजेंस, जो वर्ड हमारा है इंटेलिजेंस, उसका मतलब क्या है। इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी या बुद्धि किसको कहते हैं, सुना तो आपने बहुत बार होगा, पर ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या है, टू अंडरस्टैंड। क्या मतलब है? टू अंडरस्टैंड, समझना। ठीक है, समझना, समझ होना ज़रूरी है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द एक्शन और फैकल्टी टू अंडरस्टैंड इटसेल्फ डिराइव फ्रॉम लैटिन इंटेलिजेंयर मीनिंग टू अंडरस्टैंड। बुद्धि अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस का हिंदी वर्जन है, वो तो हम जान ही रहे हैं। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। बुद्धि के अर्थ के बारे में मनोवैज्ञानिकों के बीच मतभेद है, जिससे बुद्धि के किसी एक अर्थ में सहमति नहीं है। देखिए, जो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, उनका बुद्धि के बारे में अपनी अलग अलग राय भी है। कोई कहता है कि बुद्धि कोई कार्य को करने की क्षमता है, किसी कार्य को करने के लिए हमारी क्षमता है। कोई कहता है कि यह अमूर्त सोच पाने की क्षमता है। कोई कहता है कि बुद्धि एक प्रकार की है, कोई कहता है कि बुद्धि बहु प्रकार की है। तो हम आज यही सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नाउ पे अटेंशन, इंटेलिजेंस हैज़ बीन डिफाइंड इन मैनी वेज। देखिए, इंटेलिजेंस को कैसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हायर लेवल एबिलिटीज सच एज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, अमूर्त चिंतन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, अमूर्त सोच पाने की, यानी कि जो चीज़ नहीं है उसको इमेजिन कर पाने की क्षमता, ये क्या है, इंटेलिजेंस है। अगर किसी व्यक्ति के पास बुद्धि है तभी वो सिचुएशन इमेजिन कर सकता है। ठीक है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मानसिक दशा को प्रेजेंट कर पाना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान कर पाना। अगर कोई भी समस्या है, उसका समाधान करने में समर्थ है, यानी कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है। अगर व्यक्ति समस्या का समाधान करने में समर्थ नहीं है, ठीक है, कोई समस्या आ गई, उसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास बुद्धि की कहीं ना कहीं या तो थोड़ी कमी है, या तो कहीं ना कहीं उसका आईक्यू लेवल कम है। आईक्यू लेवल अब क्या होता है, ये भी आपको जानने का मौका मिलेगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। ठीक, और हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके बारे में डिसीजन लेना कि आपके पास दो चीज़ें हैं, आपको क्या चीज़ चूज़ करनी है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, आर्ट साइड जाना है या साइंस साइड लेनी है, ये डिसीजन ले पाने की क्षमता क्या है, बुद्धि है। ठीक, एबिलिटी टू लर्न, कोई भी चीज़ सीखने की क्षमता भी क्या है, बुद्धि है। इमोशनल नॉलेज, बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति इमोशनल पॉइंट्स, कौन सी बातें खुशी की हैं, कौन सी बातें सैडनेस की हैं, ये चीज़ समझ पाना भी तो बुद्धि का ही काम है ना, दिमाग से ही तो हम सोचते हैं। क्रिएटिविटी भी ऑब्वियसली माइंड से ही होती है। एडेप्टेशन टू मीट द डिमांड्स ऑफ एनवायरनमेंट इफेक्टिवली, जो भी इन्वायरमेंट की डिमांड है, हमारे जो भी पर्यावरण की, जो भी नए समाज की डिमांड है, अगर हम उसको अपना नहीं रहे हैं, ठीक है, अपने पुराने ही सोच के अनुसार चल रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट इंटेलिजेंस, वो बुद्धिमानी नहीं है। ठीक,
नए एनवायरनमेंट के साथ उसको इफेक्टिवली उससे जुड़ जाना, उसको अडेप्ट कर लेना ही इंटेलिजेंस है, ठीक। मोर जनरली इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एबिलिटी टू परसीव अ इंटर इंफॉर्मेशन and to retain it as knowledge to be applied towards adaptive behaviors within environment in context, ठीक है। जो भी हमको सिचुएशन दी गई है उसको अडेप्ट कर लेना, उसमें ढल जाना ही क्या है, बुद्धिमानी है, ठीक है। देखिए हिंदी में भी यहाँ पे दिया हुआ है, बुद्धि का सरल शब्दों में अर्थ है कि किसी कार्य स्थिति में उपलब्ध सभी विकल्पों में से सबसे ज़्यादा बेहतर और अनुकूलित विकल्प का चुनाव करने में अपने लक्ष्य को हासिल करना। अगर आपके सामने कई विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है, आपको कॉमर्स स्ट्रीम चुननी है, साइंस स्ट्रीम चुननी है या आर्ट्स स्ट्रीम चुननी है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे बीएड तो किए हुए ही हैं या फिर बीटीसी किए हुए होंगे। अब आपके सामने ये समस्या तो आई होगी कि आपको कौन सी स्ट्रीम चुननी है। ऐसे में क्या है, आपने अपने किस चीज़ का प्रयोग किया होगा, इंटेलिजेंस का। आपने देखा होगा कि आपको किस जगह इंटरेस्ट है, किस जगह स्कोप है, ठीक है, आप किस में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ये सब सोच पाने की क्षमता ही क्या है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। ऑलराइट, और अपने लक्ष्य को हासिल करना, ठीक। यहाँ पे तो सब इंटेलिजेंस ही जुड़े होंगे हमारे साथ, क्योंकि सभी ने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। यहाँ पे सीटेट के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो आई होप सभी इंटेलिजेंट लोग ही हमसे जुड़े हैं। ये देखिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या इंटेलिजेंट की परिभाषा दी है वो हम देख लें। जैसे कि वुडवर्थ बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक है। देखिए उन्होंने क्या बोला है बुद्धि के बारे में। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इंटेलिजेंस इज अ वे ऑफ एक्टिंग। हम कोई काम किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एक रास्ता, ये हमारा घर है, ठीक, यहाँ हमारा स्कूल है। बुद्धिमानी किसमें है कि हम सीधे जाएं। अगर हम फिर भी इधर 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 घूमते ऐसे इधर जाएंगे तो वो तो बुद्धिमानी नहीं है, ठीक है। तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, वे ऑफ एक्टिंग, कि हमने किस तरीके से कार्य को अंजाम दिया है। और देखिए टर्मन साहब क्या कह रहे हैं। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू थिंक इन टर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, यानी कि अमूर्त चिंतन, इमेजिन करने की, जो चीज़ आपके सामने मौजूद नहीं है उस सिचुएशन के बारे में सोच पाने की जो क्षमता होती है वो ही क्या है, उसको ही इन्होंने बुद्धि कहा है, ठीक है। अब आइए देखिए विनय, जो कि बहुत महान वैज्ञानिक है, इन्होंने बुद्धि के बारे में क्या परिभाषा दी है। बुद्धि इन चारों में निहित है। कौन चारों में? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, कॉम्प्रिहेंशन, इन्वेंशन, डाइसेक्शन एंड क्रिटिसिज्म। इंटेलिजेंस इज कंसिस्ट इन दीज 4 वर्ड्स। ये चारों वर्ड्स में इन्होंने कहा है कि बुद्धि होती है। आइए नेक्स्ट देखें, बकिंघम के अनुसार क्या बुद्धि है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। जो एबिलिटी टू लर्न इज इंटेलिजेंस, ठीक है। किसी भी चीज को सीखने की क्षमता क्या है, बुद्धि है। अब आइए हम एक रिकैप देख लें। अभी तक बुद्धि के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। बुद्धि क्या है? एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता है। सबसे ज़्यादा सॉर्टेड जो डिफिनीशन है, सीखने, किसी भी चीज़ को सीख लेने की क्षमता ही क्या है, इंटेलिजेंस है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, ठीक है। और क्या है? समस्या समाधान कर पाने की योग्यता, किसी भी समस्या का समाधान निकाल पाने की जो योग्यता होती है वही क्या है, इंटेलिजेंस है। और क्या है? वातावरण में समायोजन करने की योग्यता, किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो पाना, यही क्या है, एक इंटेलिजेंस की निशानी है, ठीक। अब ये देखिए बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं, आइए हम देखते हैं एक एक करके।
बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। कैसी शक्ति है? जन्मजात, यानी कि ये जन्म के बाद नहीं, ये जन्म के साथ ही होती है मनुष्य के। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है ना। बुद्धि नहीं होगी तो व्यक्ति कैसे सीखेगा? तो सीखने में कौन सहायक है? बुद्धि। जैसे कि अभी हमने पढ़ा भी, किसी भी चीज को सीख लेने की क्षमता ही क्या कहलाती है? बुद्धि। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन करने की योग्यता प्रदान करती है। सेम चीजें, ठीक है। बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने का गुण प्रदान करती है। अगर किसी के सामने कोई भी नई परिस्थितियां आ गई, उसने कभी भी पहले ऐसी चीजें नहीं देखी और वो उसमें एडजस्ट करने की व्यक्ति कोशिश कर रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। बुद्धि व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बना देती है। अगर आपके पास बुद्धि है तो आपके पास कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, आदमी उसमें क्या कर लेता है? समायोजन कर लेता है, ठीक, उसमें एडजस्ट कर लेता है और कैसे करके जो भी उसके सामने प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमने पढ़ा है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बुद्धि। बुद्धि व्यक्ति को अपने अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता है। जो भी उसको अनुभव हुए हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी आपको अनुभव हुए, किसी चीज़ से हो सकता है आपको पॉजिटिव अनुभव हुआ हो, किसी चीज़ से हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हो, तो उसी से लाभ उठाना या उससे बचना, ये जो बुद्धि होती है वही हमारे क्या है? बुद्धि होती है, ठीक। बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों के बारे में सोचने की योग्यता प्रदान करती है। अगर आप अपना अच्छा बुरा, ठीक है, नैतिक अनैतिक कार्यों में क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, ये भी तो हम दिमाग से ही सोचेंगे ना। ये भी तो हमारे पास अगर बुद्धि नहीं होगी तो हमारा अच्छे बुरे में हम अंतर कैसे कर पाएंगे, ठीक। तो यह चीज़, ये अंतर कर पाने की योग्यता ही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। अब आइए हम जानेंगे कि बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं। बुद्धि के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। देखिए, फर्स्ट है मूर्त या स्थूल बुद्धि, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। देखिए उसके बारे में क्या लिखा है। मूर्त या स्थूल बुद्धि के द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और व्यवहारिक का उत्तम प्रयोग करने की क्षमता। आपके सामने कोई एक चीज़ दी हुई है, ठीक है, आपको पेन दे दिया गया, पेपर दे दिया गया, ठीक है, और एक बुक दे दी गई जिसमें से आपको कॉपी करना है, नोट डाउन करना है। आपने फटाक से पेन उठाया और उसको कॉपी करना लाइन बाय लाइन स्टार्ट कर दिया। ये क्या है? मूर्त बुद्धि है, ठीक। जैसे कि एक जो मूर्तिकार होता है, मूर्तिकार जो कि मूर्ति बनाता है, उसका क्या काम है? किसी भी फोटो में से देखकर या फिर इंटरनेट पर देखकर, कहीं से भी उसको जो जहाँ से भी अभिप्रेरणा मिली हो, उससे क्या करता है? वह मूर्ति की संरचना करता है। ये भी क्या है? एक प्रकार की मूर्त बुद्धि है, यानी उसके पास वो कौन सी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है? मूर्त बुद्धि का, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा है। इसको गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। कौन सी बुद्धि? यांत्रिक बुद्धि, मैकेनिक इंटेलिजेंस, ठीक है, मैकेनिक इंटेलिजेंस। इसको कौन कौन प्रयोग करता है? देखिए, इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर, ये सारे लोग क्या करते हैं? मूर्त बुद्धि का प्रयोग करते हैं। मतलब इनके सामने जो भी डिवाइस दी रहती हैं, जो भी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, उनका प्रयोग करके ही ये काम करते हैं। इनको कुछ सोचने की आवश्यकता अधिक नहीं पड़ती है, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमूर्त बुद्धि, यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अभी हमने यही पढ़ा था कि अमूर्त बुद्धि, अमूर्त चिंतन कर पाने की जो क्षमता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस। यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहा है, मतलब जो चीज़ें आपके सामने नहीं हैं, उपलब्ध नहीं है, उनके बारे में सोच पाना, कुछ भी इमेजिन कर पाने की क्षमता ही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। देखिए, बौद्धिक योग्यता जिसकी मदद से आप गणित,
शाब्दिक या सांकेतिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जैसे कवि, डॉक्टर, चित्रकार अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। जैसे कि कवि है, या एक एग्जाम्पल ऑफ ये जो दार्शनिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं, क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ इमेजिन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इमेजिन करके उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उस बारे में लिख रहे हैं। ठीक है। चित्रकार भी कोई भी चीज़ इमेजिन करके वह चित्रकारी कर रहा है। ठीक। कवि कविताएं लिख रहा है, तो उसके पास क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है? देखिए, हम समाज में रहते हैं, समाज में रह के उसमें समायोजित हो पाना, एडजस्ट कर पाना, और एक सामाजिक व्यक्ति होना भी एक क्या है? बुद्धि का ही प्रकार है। ठीक। आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेते हैं, वेरी गुड। आप मूर्त चिंतन भी कर लेते हैं, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस भी है आपके पास। लेकिन सोशल इंटेलिजेंस होना भी तो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि इन दोनों का। ठीक। तो ऐसे लोग कौन कौन होते हैं जो सोशली इंटेलिजेंस है बहुत ज़्यादा? उनका एग्जांपल हम देख लेते हैं। नेता आप लोग जानते हैं, सोशली बहुत एक्टिव होते हैं, उनको एक्टिव रहना ही पड़ता है क्योंकि उनका जॉब प्रोफाइल ही ऐसा होता है। व्यवसायी, कोई भी बिजनेसमैन। समाज सेवी, जो समाज सेवक होते हैं, समाज से वो समाज पे रहकर समाज की सेवा करते हैं, समाज से जुड़े होते हैं। अध्यापक का भी काम क्या होता है? लेक्चर्स डिलीवर करना, बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, पढ़ाना। तो इसके लिए सामाजिक होना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इंट्रोवर्ट है, सामाजिक नहीं है, तो फिर कैसे पढ़ाएंगे? आदि सामाजिक बुद्धि के उदाहरण हैं। आइए अब हम देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत। वे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं? अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से समय दर समय अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो आइए हम एक एक करके देखें। देखिए, एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर, जो कि 1905 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड बिने। किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा। ये साइंटिस्ट की फ़ोटो लगी हुई है, मनोवैज्ञानिक की, आप देख सकते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि जो बुद्धि है वह एक कारक के रूप में कार्य करती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ना, एक कारक सिद्धांत। बुद्धि जो है एक कारक के रूप में कोई भी कार्य करने की जो क्षमता होती है, अगर व्यक्ति एक कार्य में, इनके हिसाब से अगर व्यक्ति एक कार्य में निपुण है तो वह हर क्षेत्र में निपुण होगा। ठीक। इनके अनुसार अगर एक बच्चा लिखने में अच्छा है तो वो एक अच्छा मैकेनिक भी हो सकता है, बट आगे जाके ये असत्य सिद्ध हो गया। आगे जाके लोगों ने और अपनी परिभाषाएं दी, अपने सिद्धांत दिए। आइए मैं इसको रीड आउट कर दूं। उन्होंने बुद्धि का एक खंड और अभी अभाज्य इकाई माना। ठीक है, उन्होंने माना कि बुद्धि को हम पार्ट नहीं कर सकते, बुद्धि एक ही टर्म है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। यदि कोई व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्रों में भी निपुण रहेगा। विभिन्न परीक्षाओं द्वारा यह मत असत्य हो गया। ठीक है, मतलब इन्होंने जो एक कारक सिद्धांत दिया था कि बुद्धि एक टर्म के रूप में कार्य करती है, एक इकाई के रूप में कार्य करती है, वह क्या हो गया? असत्य सिद्ध हो गया। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि आगे किसने कौन सा सिद्धांत दिया बुद्धि का। देखिए, द्विकारक सिद्धांत, मतलब दो, जिसमें कि दो कारक होंगे। ये किसने दिया? ब्रिटेन के जो साइंटिस्ट हैं, क्या नाम है इनका? स्पीयरमैन नाम के साइंटिस्ट ने द्विकारक सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या बोला कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, GNS। फुल फॉर्म इनके क्या हैं? जनरल और स्पेसिफिक। यानी कि एक बुद्धि तो ऐसी होती है कि आप जनरल काम कर पाएँ, ठीक है, और एक ऐसी होती है कि स्पेसिफिक, मतलब कि आप स्पेशलिस्ट बन जाएं। ठीक। अगर कोई व्यक्ति
फॉर एग्जाम्पल स्पेशलिस्ट जैसे हम यूज़ करते हैं ना वर्ड डॉक्टर्स के लिए, ठीक है, स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, व्हाटएवर, ठीक है। एक तो होता है डॉक्टर, लेकिन अगर आपको स्पेशलिटी चाहिए किसी भी चीज़ में तो आप उसे स्पेशल के पास जाएंगे, बच्चे को दिखाना है तो आप पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, लेडी डॉक्टर को दिखाना है तो आप गाइनो के पास जाएंगे, ठीक, ऐसे ऐसे करके स्पेशलिस्ट होते हैं। और अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि लिखने की क्षमता तो ऑलमोस्ट सबके अंदर होती है, ठीक है, लिखना सबको आता है, लेकिन क्या कोई अमूर्त चिंतन करके हर कोई कविताएं लिख सकता है, स्टोरीज लिख सकता है? नहीं। तो वो क्या है, स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक यानी कि आप स्पेसिफिक हो इस चीज़ में, ओके। जैसे कि हम टेंथ तक सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, लेकिन 11th में जाकर हम स्पेसिफिक हो जाते हैं ना, वी हैव टू चूज़ वन स्ट्रीम, नो, या तो आप आर्ट्स लोगे या तो आप साइंस लोगे, और आप उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आगे के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसी स्ट्रीम से रिलेटेड, ठीक है। आगे जाके हम और भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, ठीक है। कोई मास्टर्स करता है तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट्स को लेके मास्टर्स करता है, तो वो और भी ज़्यादा स्पेशलिटी हो जाती है, वो और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक। तो आइए मैं रीड आउट कर दूं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रिटेन के स्पीयरमैन हैं। इनके अनुसार बुद्धि की संरचना में दो कारक हैं, इनमें से सामान्य और दूसरा विशिष्ट कारक है। स्पेसिफिक कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, विशिष्ट कारक। सामान्य में क्या है, सामान्य कारण से इनका तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों में कार्य करने की एक सामान्य योग्यता होती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक प्रत्येक कार्य कर सकते हैं। देखिए, बोलने की क्षमता तो हर किसी के अंदर होती है, ठीक है, सब कोई बोल लेता है, लेकिन क्या सब लोग भाषण दे सकते हैं? भाषण देना क्या हर के बस का काम है? नहीं, हर के बस का काम नहीं है भाषण देना। भले हमको सुनने में बोरिंग लगता हो, पर हर के बस का तो नहीं है काम करना, ठीक। तो ये क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गया। तो ये इसीलिए उन्होंने बुद्धि को दो भागों में डिवाइड किया है। विशिष्ट कारक के बारे में भी उसकी यही विशेषताएं लिखी हैं कि यह जन्मजात नहीं होता, यह क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। डांस सब कोई कर लेता है, थोड़ा बहुत, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन अगर किसी को भरतनाट्यम आता है, ठीक है, तो वो क्या हो गई, उसकी स्पेशलिटी हो गई। किसी को कथक आता है, क्या हो गई, उसकी स्पेशलिटी हो गई, उसने लर्न किया है, एनवायरनमेंट में रह के उस चीज़ को सीखा है, उस चीज़ पे ट्रेनिंग ली है, ठीक है। तो वही वो क्या हो जाती है, उसकी स्पेशलिटी हो जाती है, वो स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक, वो उसकी विशिष्टता है। आइए अब हम त्रिकारक सिद्धांत के बारे में बात कर लें, जो कि 1911 में दिया गया। यह किसके बारे में दिया गया, यह किसने दिया, ये देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे फोटो है आपकी, ये भी किसने दिया, स्पीयरमैन ने। अच्छा, इन्होंने दो प्रकार के सिद्धांत दिए थे ना, जनरल, GNS, दो प्रकार के करते थे। फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि बस ये दो प्रकार की बुद्धियाँ नहीं है, एक और इनके मध्य भी एक बुद्धि होती है, जिसको इन्होंने ग्रुप फैक्टर का नाम दिया। क्या नाम दिया, ग्रुप फैक्टर का, समूह कारक। उन्होंने ऐसी योग्यताएं का जो इनके बीच कार्य करती हैं, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार से उन्होंने तीन कारक बना दिए, अपने द्विकारक से त्रिकारक दे दिया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पीयरमैन द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत स्पीयरमैन में हुई कारक सिद्धांत में संशोधन करते हुए उन्होंने अपने ही सिद्धांत में संशोधन किया। एक कारक और जोड़कर त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तीसरे कारक में उन्होंने समूह कारक, ग्रुप फैक्टर कहा। उन्होंने इस कारक में ऐसी योग्यताओं का स्थान दिया जो सामान्य और विशिष्ट योग्यताओं से निम्न होने के कारण उन्हें मध्य में रखती हैं। समूह कारक विभिन्न विशिष्ट कारकों तथा समान कारक का मिश्रण को समूह बनाती हैं। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत की आलोचना की और बहुकारक सिद्धांत किया। इसके बाद भी और भी साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने अपनी अपनी थियरीज दी हैं, ठीक।
इनके बाद थॉर्नडाइक जी आते हैं, जिन्होंने क्या है किया, बहुबुद्धि कारक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि नॉट ओनली दीज 3 फैक्टर्स आर देयर, सम मोर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। ठीक है, तो उन्होंने अपना बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। ठीक है, तो आइए आगे हम देखते हैं। देखिए थॉर्नडाइक सर ने क्या कहा है, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि बुद्धि सिर्फ 2 या 3 चीज़ों से मिलकर नहीं बनी हुई है, ये अनेक छोटे छोटे कारकों से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि देखिए शाब्दिक योग्यता, ठीक है, दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण शक्ति, भाषण जैसे बहुत सारी योग्यताएं। देखिए मैथमेटिकल कारण, अगर कोई व्यक्ति मैथ्स में है तो ज़रूरी है कि उसकी इंग्लिश या कोई भी भाषा भी बहुत अच्छी हो, ज़रूरी नहीं है ना। तो ये अलग अलग प्रकार की बुद्धि हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग में अच्छा है, उसका मैकेनिकल बहुत अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्क्रीट थिंकिंग तो रखता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर पाए। ठीक है, तो इन्होंने इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेट किया था। देखिए नेक्स्ट क्या है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत को किसने दिया है, गिलफोर्ड ने। इन्होंने क्या दिया है, 3 आयाम दिए हुए हैं। कौन कौन से 3 आयाम हैं, मतलब इन्होंने जो भी स्पीयरमैन ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, इसका उन्होंने उससे अलग हटकर अपनी अलग सी थियोरी दी गिलफोर्ड ने। कौन कौन से दिए हैं, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। इन्होंने अपने 3 आयाम दिए। देखते हैं उसमें क्या क्या शामिल है। ये देखिए इनकी बुद्धि प्रणाली, बुद्धि संरचना में इनका कहना है कि ये 3 आयाम काम करते हैं, संक्रिया, विषय वस्तु, परिणाम, उत्पाद। देखिए इनमें क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं, संज्ञान, स्मृति, मेमोरी, अभिकेंद्रीय चिंतन, अपसारी चिंतन, ठीक है, मूल्यांकन, आकृति, सांकेतिक, अर्थगत, व्यवहारिक, इकाई, वर्ग, संबंध। मतलब आपको ये सब बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके लिख भी सकते हैं, ऐसे नहीं पूछता है। बस मैक्स टू मैक्स आपका यही क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, और हो सकता है कि ये 3 फैक्टर्स के बारे में आपसे पूछ ले। फिर भी मैं कहूँगी कि आप एक बार पढ़ ज़रूर लें, ठीक है, क्योंकि कोर्स में तो है ही हमारे, ठीक, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए एक बार रिकैप देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा बुद्धि क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या है, ठीक। तो इंटेलिजेंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाने की योग्यता, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाने की योग्यता, ठीक है, एडजस्ट कर पाने की योग्यता, कोई भी न्यू एनवायरनमेंट है एडजस्ट कर पाने की योग्यता भी, और एबिलिटी टू लर्न समथिंग, कोई भी चीज़ सीख पाने की योग्यता ही क्या कहलाती है, इंटेलिजेंस, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके आपने, और बहुत से साइंटिस्ट्स हैं, ठीक, जिन्होंने अपनी अपनी क्या दी हैं, डिफिनीशंस दी हैं। देखिए मैंने 3-4 डिफिनीशंस लिखवाई हुई हैं, अगर आप उतना भी पढ़ लेंगे ना तो इनफ है, क्योंकि डेफिनेशंस का कोई एंड नहीं है, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। इसीलिए अगर मुझे टाइम के साथ और भी कुछ इम्पोर्टेंट लगेगा तो मैं ऐड ऑन करूँगी, ठीक। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी हमारे चैनल पे ही, टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी, तो वो आपको जो भी आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं या जो भी टॉपिक के हिसाब से मुझे ज़रूरी लग रहे हैं वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है। और हमने क्या देखा यहाँ पे, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत भी पढ़ा था, ठीक है। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, एल्फ्रेड बिने ने दिया था, राइट। उन्होंने क्या कहा, बुद्धि एक ही इकाई के रूप में काम करती है, और सारी चीज़ें क्या, अगर व्यक्ति एक चीज़ में अच्छा है तो सारी ही चीज़ों में वो बेस्ट होगा, ठीक है। आगे जाके ये प्लान उनका
फेल्ड हो गया। लोगों ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है, बुद्धि और भी कई टाइप की हो सकती है। ठीक है, आगे जाके देखिए कौन आए, द्विकारक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? द्विकारक। इसके प्रवर्तक कौन थे? कौन थे? स्पीयरमैन। इन्होंने क्या कहा? बुद्धि दो तरह की होती है। कौन कौन सी? जनरल और स्पेसिफिक। जनरल वो जिससे हम नॉर्मल डे टू डे के काम करते हैं, और अगर आपको स्पेशलाइजेशन प्राप्त है, स्पेशलाइजेशन, ठीक है, वो प्राप्त है किसी भी चीज़ में, तो फिर आप क्या हो? आपके पास स्पेसिफिक विशिष्ट बुद्धि है। ठीक, और देखिए आगे चल के स्पीयरमैन ने ही क्या किया? स्पीयरमैन ने ही अपने जो भी उन्होंने थ्योरी दी थी, उन्होंने क्या कहा? अपने उसमें संशोधन करके क्या कहा कि नहीं भैया, बुद्धि के तो 3 कारक होते हैं, त्रिकारक सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या कहा? जी बुद्धि और एस बुद्धि के अलावा भी इनके बीच क्या काम करता है? ग्रुप फैक्टर, जो कि इनके बीच काम करता है, जनरल और स्पेसिफिक के बीच में ग्रुप फैक्टर। इन सभी बातें को किसने जाके आगे जाके मना कर दिया? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक साहब आए, उन्होंने बोला कि जी नहीं, बुद्धि 2 तारक की नहीं होती है, बुद्धि तो कई प्रकार की होती है। ठीक है, तो आगे चल के कौन आए? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक सर आए, उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि के तो बहुआयामी सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से? बहुआयामी। लैंग्वेज की बुद्धि अलग होती है, ठीक है, मैथमेटिकल बुद्धि अलग होती है, यांत्रिक बुद्धि अलग है, ऐसे कई उन्होंने फैक्टर्स दिए। ठीक, उसके बाद में त्रिआयामी सिद्धांत दिया, जो कि किसने दिया? गिलफोर्ड ने। किसने दिया? गिलफोर्ड सर ने दिया। उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि के 3 आयाम होते हैं। गिलफोर्ड ने क्या दिया? त्रिआयामी सिद्धांत दिया। क्या क्या बोला उन्होंने? कौन कौन से 3 आयाम हैं? संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद या प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे बुद्धि के सिद्धांत। अभी भी ये पूरे नहीं हुए हैं, गार्डनर पढ़ना बाकी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने सोचा कि ये नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम गार्डनर पढ़ेंगे और इंटेलिजेंट क्वोशंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, IQ का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।